बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब मैट्रिक्स सॉल्व करने से पहले क्यों ना हम ये देख लें कि एक मैट्रिक्स होता क्या है और उसको हमें फ़ायदा क्यों है, जिसकी वजह से हम ये पूरा चैप्टर पढ़ें। तो हमारी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 1858 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, आर्थर केले। आर्थर केले ने देखा कि जब भी हमारे पास एक लीनियर मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, जैसे कि ये है 4x + 3 = y, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे इक्वेशंस का नंबर बढ़ता जाता है, फॉर एग्जांपल वी हैव 2 इक्वेशंस या 3 इक्वेशंस हैं या उससे ज़्यादा इक्वेशंस हैं, तो उनको सॉल्व करना मुश्किल होता जाता है। तो क्यों ना बजाय इसके कि हम इनको इस तरह अलग अलग सॉल्व करें, हमारा इतना टाइम भी लगे, हमारी इतनी एनर्जी भी लगे, हम कोई ऐसा तरीका निकाल लें कि हम इनको इकट्ठे एट अ टाइम सॉल्व कर पाएं, जिससे हमारा वक्त भी बच जाएगा और हमारे लिए आसान भी हो जाएगा। तो आर्थर केले ने सोचा कि बजाय इसके मैं इन इक्वेशंस को इस तरह सीधी एक लाइन में लिखूं, इनके नंबर्स को मैं निकाल के अगर इस तरह लिखूं और उनको बंद कर दूं ब्रैकेट्स के अंदर, कौन सी ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। स्क्वायर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल स्क्वायर की साइड से मिलती जुलती है। तो जब मैं इन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अरेंज करता हूँ, आर्थर केले ने देखा कि अब मैं इनको आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूँ। इसका फायदा ये हुआ कि ये इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस जो बजाय इसके हमने एक एक करके सॉल्व करनी थी, हमने एक ही वक्त में तीनों इक्वेशंस भी सॉल्व कर ली। हमारा टाइम भी बच गया, हमारी एनर्जी भी बच गई। ये तरीका इतना फायदेमंद साबित हुआ कि आज तक हमारे जितने भी मॉडर्न डे कंप्यूटर्स हैं, वो अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इसी फॉर्मूला को, इसी टेक्निक को यूज करते हुए सॉल्व करती। अब ये जो हमारे पास अरेंजमेंट बनी थी कि हमने नंबर्स को इस तरह रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखा और उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अरेंज कर दिया, इस अरेंजमेंट को जेम्स सिल्वेस्टर ने, जो आर्थर केले का फ्रेंड था और खुद भी एक मैथमेटिशियन था, उसने नाम दिया मैट्रिक्स का अगर ये एक है यानी सिंगुलर है, और मैट्रिसेस का अगर ये एक से ज्यादा हैं यानी कि प्लूरल है। अब ये तो हमें पता चल गया कि एक मैट्रिक्स होता क्या है, लेकिन अगर कोई हमें कहे कि आपको मैं ये नंबर्स दे रहा हूँ और आप इन नंबर्स से एक मैट्रिक्स बना दो, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 7, ये एक लाइन में लिखे हुए हैं। अगर हमें कोई कहे कि इन नंबर्स का एक मैट्रिक्स बनाओ, तो हम इनको लाइन में लिखने की बजाय किस तरह लिखेंगे कि इनका एक रेक्टेंगल बन जाए, जैसे 0 1 2 3 4 7, इनको हमने एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लिख दिया और अब हमने इनको बंद कर दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट में। जब हमने ये अरेंजमेंट की है अपने नंबर्स की, तो अब ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब अगर आप देखो कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के कोई नाम होते हैं ताकि हम उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकें, आपस में फ़र्क कर सकें। जैसे कि आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, तो उन 10 बच्चों के अलग अलग नाम होंगे ताकि टीचर को पता चल सके मैं किस बच्चे से बात कर रही हूँ, मैं किस बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ। इसी तरह देखो, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 4 मैट्रिसेस हैं या 5 मैट्रिसेस हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा आप कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। ये तो हमें तब तक पता नहीं चल सकता जब तक हम अपने मैट्रिक्स को कोई नाम ना दे दें। तो हमने ये सोचा कि हम मैट्रिसेस को नाम दे देते हैं। और हम उनको नाम कैसे देंगे, हम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स के नाम पे उनको नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया 0 1 2 3 4 7 का, अगर हम इसको कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करें जैसे कि ए से, तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए। इसी तरह अगर हम कोई और मैट्रिक्स बनाए 2 7 1 0 4 5 और हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे, एक मैट्रिक्स बना, इसको हम नाम दे सकते हैं एफ। या आप कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, उसमें सिर्फ एक नंबर है, आप उसको नाम दे सकते हो बी। तो आपका जो भी मैट्रिक्स होगा, आपने उसको नाम देना होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स। दूसरी बात ये है कि जो हमारे मैट्रिसेस है ना, उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं, ये हमारे नंबर्स थे 0 1 2 3 4 7। इनको जब हमने अपने मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज किया है ना, तो फिर इन नंबर्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। वही नंबर्स जो पहले हमने एक सीधी लाइन में लिखे हुए थे, उनको जब हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म दे दी है, तो वो नंबर्स कहलाएंगे एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। अब अगर आपको कोई कहे कि मैट्रिक्स को डिफाइन करो, तो आप मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करोगे। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे या अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि जितने भी नंबर्स हम मैट्रिक्स में यूज करते हैं, वो हमेशा रियल नंबर्स होते हैं।
अब हमने ये तो देख लिया कि एक मैट्रिक्स होता क्या है, उसके अंदर रियल नंबर्स होते हैं और उसको हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स का अपना स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो है, जिसके अंदर 4 7 8 3 8 5 हमारे नंबर्स हैं। अब कोई भी मैट्रिक्स दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होती है उसकी रोज और दूसरे होते हैं उसके कॉलम्स। रोज क्या होती हैं? रोज वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो किसी मैट्रिक्स के अंदर होती हैं। जैसे मैट्रिक्स ए की जो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो थी 4 7 8, इसको हम कह सकते हैं ये R1 है, मतलब रो 1 है। दूसरी हमारी जो लाइन है उसमें 3 8 5 है, इसको हम कह सकते हैं कि ये रो 2 है। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी किसी मैट्रिक्स में वो होंगी उसकी रोज। अगर हम मैट्रिक्स एम की बात करें तो उसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये इसकी एक ही रो होगी, रो 1। अगर हम इस मैट्रिक्स बी की बात करते हैं तो इसमें तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हुई हमारी रो 1, ये होगी रो 2 और ये होगी रो 3। इसमें तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो इसलिए इसमें तीन रोज होंगी। दूसरी चीज होती है हमारी वर्टिकल लाइंस। अगर हम दोबारा से मैट्रिक्स ए की बात करें तो इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी है? एक, दो, तीन। इसमें तीन वर्टिकल लाइंस है। जितनी भी किसी मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइंस होंगी उसको हम बोलते हैं कि वो कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए का कॉलम नंबर 1 4 और 3 है, कॉलम नंबर 2 7 और 8 है, कॉलम नंबर 3 8 और 5 है। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स एम की बात करें तो उसमें एक ही कॉलम है C1, और अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें तो उसमें भी एक ही कॉलम है C1, मतलब कि उसमें एक ही रो है। इस तरह हमें पता चला कि हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं रोज और हम वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम्स। रोज को हम R से लिखते हैं और कॉलम्स को हम C से लिखते हैं। रोज और कॉलम्स के बाद हमारे पास जो काम आता है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये वही है जो अभी हमने रोज और कॉलम्स की बात की है। जब हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स का पता लगा लेते हैं ना, तो फिर ऑर्डर पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा रो बाय कॉलम। मतलब एक मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और एक मैट्रिक्स में कितनी कॉलम्स हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बात आपने बस याद रखनी है कि आपने रोज को हमेशा पहले लिखना है और कॉलम को बाद में लिखना है। जब आप उनको इस तरह अरेंज करोगे, रो पहले और कॉलम बाद में, तो वो बन जाएगा आपका ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करते हैं जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो रोज हैं, ये R1 थी और ये R2 थी, तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाय। अब अगर हम इसमें देखें कॉलम्स कितने हैं, तो ये था हमारा कॉलम नंबर 1, ये था कॉलम नंबर 2 और ये था कॉलम नंबर 3। इसमें 3 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर होगा 2/3, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स एम की बात करते हैं तो उसमें एक रो है R1, तो इसका ऑर्डर होगा 1/। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो वो भी एक है C1, तो इट इज अ 1/1 मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। अब अगर हम अपने तीसरे मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी की बात करते हैं तो मैट्रिक्स बी में कितनी रोज हैं? 1 2 3, और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1, तो इट इज अ 3/1 मैट्रिक्स। इससे हमें ये पता चला कि हमारी जितनी भी रोज होती हैं अगर हम उनको रो बाय कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम आते हैं इक्वल मैट्रिसेस पे। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, या हम किस सूरत में दो मैट्रिसेस को इक्वल कह सकते हैं? अब सपोज करो कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए है और दूसरा बी है। आप कहना चाहते हो कि ए इज इक्वल टू बी। तो ए इज इक्वल टू बी सिर्फ तब होगा जब ये दो शर्तें पूरी करेगा। ए इज इक्वल टू बी होने के लिए पहली शर्त ये है कि ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम हो। जब ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो चांसेस हैं कि वो इक्वल होंगे। लेकिन कंफर्म कब होगा कि ए और बी इक्वल है? जब दूसरी शर्त पूरी होगी, और वो दूसरी शर्त ये है कि दोनों के एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज सेम होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उसके अंदर जो नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हम शुरू से देख रहे हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, जिसके अंदर 4 7 8 3 8 5 है। अब अगर हम कहना चाहते हैं कि एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी
दैट इज इक्वल टू ए। हम ये बात प्रूव करना चाहते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, तो किस सूरत में हम कह पाएंगे कि ए इज इक्वल टू बी? पहली बात तो ये है कि ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब इसमें कितनी रोज हैं? 2। ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो बी में भी 2 रोज होनी चाहिए। एक उसकी होनी चाहिए रो 1 और एक होनी चाहिए उसकी रो 2। उसके बाद अगर हम देखें ए में कॉलम्स कितने हैं, तो ये 1 2 3। ए में 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें भी 3 कॉलम्स होने चाहिए, 1 2 और 3। अब अगर हम एक बी मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसकी पहली शर्त हमने पूरी कर दी है कि उसके रोज और कॉलम्स सेम होने चाहिए एज कंपेयर टू ए। दूसरी शर्त ये थी कि उनके एलिमेंट्स या उनके नंबर्स भी सेम होने चाहिए। तो ए में सबसे पहले हमारे पास 4 था, तो बी में भी 4 होना चाहिए। उसके बाद 7 है, यहाँ पे भी 7 होना चाहिए। 8 है, यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। 3 की जगह 3 होना चाहिए, 8 की जगह 8 होना चाहिए और 5 की जगह 5 होना चाहिए। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि ये 4 है, ये 7 है, ये 7 प्लस 1 है, ये 2 प्लस 1 है, ये 5 प्लस 3 है और ये 7 माइनस 2 है। क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 1 8 होता है, एक ही बात है। 2 प्लस 1 3 होता है, एक ही बात है। 5 प्लस 3 8 होता है, एक ही बात है। 7 माइनस 2 5 होता है। तो दे आर इक्वल। इस केस में ए एंड बी बोथ आर इक्वल, क्योंकि उनकी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, उनका ऑर्डर भी सेम है और उनके एलिमेंट्स भी सेम है। अब अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखें तो उनको भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स एम है, तो हम मैट्रिक्स एम को अगर बनाना चाहते हैं, मैट्रिक्स एम के इक्वल हम कहना चाह रहे हैं मैट्रिक्स एफ है, तो मैट्रिक्स एफ तभी इक्वल होगा मैट्रिक्स एम के अगर उसमें सिर्फ एक रो और एक कॉलम है और उनका नंबर भी सेम है। वो 2 भी हो सकता है, वो इस तरह 3 माइनस 1 भी हो सकता है, वो 4 माइनस 2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम बी को देखें, हम बी के इक्वल कोई मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स डी, तो वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए डी की तरह, बी की तरह 4 4 7, या आप कह लो उसमें 2 प्लस 2 3 प्लस 1 6 प्लस 1। then B and D both will be equal and so they are called equal matrices. अब ये जो हमने अभी तक पढ़ा है इसको हम आपकी बुक से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। हमने बोला था कि मैट्रिक्स जो है वो 1858 में आर्थर केले ने डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था। मैट्रिक्स होता क्या है? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। इन नंबर्स को जब आप रेक्टेंगल की फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे तो वो बन जाएगा आपका मैट्रिक्स। उसके अंदर होते हैं जो नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। उसके बाद हमने रोज और कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स की बात की थी। रोज क्या होती हैं? रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं? वो वर्टिकल लाइंस होती हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की बात की थी। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमारा क्या था? रोज बाय कॉलम्स। जिस तरह ये एम मैट्रिक्स था तो इसमें क्योंकि 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे तो इट इज़ अ 2 by 3 मैट्रिक्स। उसके बाद हमने इक्वल मैट्रिसेस की बात की थी। इक्वल मैट्रिसेस तभी होंगे जब वो 2 शर्तें पूरी करेंगे। एक तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। इसके साथ हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वो इन मैट्रिसेस का ऑर्डर बताएं। अब फॉर एग्जांपल हमारा मैट्रिक्स ए है, तो अगर हमने उसका ऑर्डर फाइंड करना हो तो हम क्या देखेंगे? उसकी रोज बाय कॉलम। मैट्रिक्स ए की कितनी रोज हैं? दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2, सो इसका ऑर्डर होगा 2 बाय, इसके कॉलम्स कितने हैं? 1 एंड 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2 by 2 मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स जी की बात करें तो इसके ऑर्डर के लिए हमें चाहिए होंगे रो बाय कॉलम। पहले हम रोज देखेंगे। इट हैज 1 2 3 रोज, तो 3 बाय, अब हम कॉलम्स देखेंगे 1 2 3, सो इट्स ऑर्डर इज 3 by 3। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स सी की बात करें तो इसमें रोज कितनी है? 1 और इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 by 2 मैट्रिक्स।
ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमने बताना है कि ये कौन से मैट्रिसेस इनमें से इक्वल है। इक्वल के लिए हमारी दो शर्तें थी, एक तो ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए था और दूसरा उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज या नंबर्स थे वो सेम होने चाहिए थे। अब फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक्स ए की बात करते हैं। मैट्रिक्स ए के इक्वल होने के लिए किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स होने चाहिए, एक रो होनी चाहिए और एक ही कॉलम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स ए के इक्वल जो भी मैट्रिक्स इन सब में से होगा उसका ऑर्डर 1 बाय 1 होना चाहिए। अब आप ढूंढो किसका ऑर्डर 1 बाय 1 है। बी का ऑर्डर तो 1 बाय 1 नहीं है, इसमें तो दो कॉलम्स हैं। सी का ऑर्डर क्या है, सी का ऑर्डर 1 बाय 1 है, क्योंकि अगर 5 माइनस 2 को आप सॉल्व करो तो क्या आंसर आता है 3। और 3 में कितनी रोज है 1 और कॉलम्स पे कितने हैं 1, तो इट इज अ 1 बाय 1 मैट्रिक्स। और अगर आप 3 को 3 से मैच करो तो ये नंबर्स भी सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और सी इक्वल है। इसी तरह हम एक और सॉल्व करते हैं। अगर हम जे को सॉल्व करें, जे में सबसे पहले आप ये देखो कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर क्या है, दो रोज हैं 2 और दो ही कॉलम्स हैं, तो ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स है। अब इसके इक्वल होने के लिए किसी भी दूसरे मैट्रिक्स को 2 बाय 2 होना चाहिए। आई क्या 2 बाय 2 है, नहीं, आई में 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये 2 बाय 2 नहीं है। अगर हम एज की बात करते हैं तो एज में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ये एक 2 बाय 2 मैट्रिक्स है। अब अगर हम एज के नंबर्स देखते हैं तो एज के नंबर्स क्या हैं, एज का नंबर है 4। अगर हम जे का पहला नंबर देखें तो वो 2 बाय 2 है, क्या दोनों इक्वल हैं, यस बोथ आर इक्वल। जे एज का अगला नंबर है 0 और जे का अगला नंबर है 2 माइनस 2, क्या 2 माइनस 2 और 0 इक्वल है, यस दे आर इक्वल। उसके बाद एच में है 6 और जे में है 2 प्लस 4, क्या 2 प्लस 4 और 6 इक्वल हैं, यस दे आर इक्वल। एच में है उसके बाद 2 और जे में है 2 माइनस 0, तो क्या 2 माइनस 0 और 2 इक्वल हैं, यस दे आर इक्वल। सो वी कैन से दैट जे एंड एच आर इक्वल बिकॉज दे हैव द सेम ऑर्डर एंड दे हैव द सेम नंबर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उन्होंने बोला है ए बी सी और डी जो इसके अंदर इन्होंने दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करें। तो हम ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अब ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे ना, वो हम इसको खोल के लिख लेंगे, बजाय इसके कि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, हम इन इक्वेशंस को खोल के लिख लेंगे। पहली हमारी इक्वेशन है ए प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। जो हमारी दूसरी इक्वेशन है दैट इज a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 3 है हमारी c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन नंबर 4 है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप देखो कि वो कौन सी इनमें से इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक अननोन है। हमारे पास 4 अननोन्स हैं ए बी सी और डी, इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक अननोन है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें ए और सी दो वैल्यूज अननोन है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें ए और बी फिर से दो अननोन्स है। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक वैल्यू अननोन है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है अगर, तो हम इस -1 को जब इक्वल की इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो c की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। अब आप देखो कि इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी, ये वाली इक्वेशन, इसमें c का तो हमें पता चल गया है कि वो तो 4 है, तो अब हमारे पास पीछे सिर्फ एक अननोन बच गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू 0 में अगर हम c की वैल्यू डालें तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस 4 को जब हम इक्वल की इस साइड पे लेके आएंगे तो इसका प्लस माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -4 आ जाएगी हमारी सेकेंड वैल्यू के आंसर।
फिर हम इक्वेशन 2 पे आते हैं। अब इसमें भी हमें a का पता चल चुका है, सिर्फ b रह गया है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम कैसे लिखेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है -4, फिर है प्लस, फिर था 2b प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब हम इस 4 को इस साइड पे लेके जाएंगे इक्वल की, तो वो क्या आएगा, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, क्योंकि जब हम उसकी साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो -7 प्लस 4 इज इक्वल टू -3। और इस 2 को यहाँ से खत्म करने के लिए हम दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम दोनों साइडों को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा b होगा इक्वल टू -3/2। इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपके पास 1.5 आएगा, लेकिन आप -3/2 भी लिखोगे तो वो बिल्कुल ठीक होगा। अब हमारी सिर्फ एक इक्वेशन बच गई है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इस -6 को इधर ही रहने दो और इस 4d को दूसरी साइड पे ले जाओ ताकि दोनों d's इकट्ठे हो जाएं। तो क्या होगा, -6 इज इक्वल टू 2d - 4d। अगर आप 4 में से 2 निकालो तो क्या बचता है, 2 बचता है आपके पास। तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -2d। अब दोनों साइड्स के माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2d। अब आप इस 2 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दो। जब आप दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा या कट हो जाएगा। और इसको अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है आपके पास, 2 3s are 6 होता है। तो आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 3। आपके तीनों वैल्यूज के, तीनों अननोन वैल्यूज के आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास। हमारा a क्या है, a इज इक्वल टू -4, ये a इज इक्वल टू -4, b is equal to -3.2, c is equal to +4 and d is equal to 3। इस तरह हमारी तीनों इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं। और आपने देखा है कि मैट्रिक्स में अरेंज करने का फ़ायदा ये था कि हमने उनको बहुत आराम से सॉल्व कर लिया है।